Hello students, myself Manish Kumar Sharma wish you a very warm welcome to this wonderful session of Study Alpha। तो जी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने पहले लेक्चर को पहले ही चैप्टर बायोलॉजी के लाइफ प्रोसेस के साथ। सो बच्चे ये सेशन एक रिकॉर्डेड सेशन होगा। इस रिकॉर्डेड सेशन के अंदर के जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप YouTube के कमेंट सेक्शन में तो पूछ ही सकते हैं। साथ ही साथ रोजाना के पढ़े हुए इस लेक्चर की जो PDF है ये PDF भी आपको मिल सकती है। करना होगा एक छोटा सा काम, टेलीग्राम के हमारे चैनल को ज्वाइन करना होगा और चैनल को ज्वाइन करने के बाद रोजाना की पढ़ी हुई क्लासेस की PDF भी आपको फ्री मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं अपने पहले चैप्टर लाइफ प्रोसेस, बायोलॉजी के पहले चैप्टर लाइफ प्रोसेस को विद अ वेरी सोफिस्टिकेटेड डेफिनेशन ऑफ लाइफ। क्या होता है जीवन, जीवन की परिभाषा किन शब्दों के समूह से हम दे सकते हैं। सो लाइफ क्या बेटा, लाइफ एक इनहेरेंट कैपेसिटी है। लाइफ इज एन इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की इनहेरेंट कैपेसिटी जो कब से है, which remain present since existence, जो शरीर के अस्तित्व, जब से शरीर का अस्तित्व है तब से बनी है और वो डेथ तक रहती है, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकता है। फॉर एग्जांपल यदि बात करें पेड़ की, तो ये पेड़ लिविंग है, इस पेड़ के अंदर जीवन है यदि अपने सराउंडिंग की रिसोर्सेज को इस्तेमाल करता है। उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि हवा में से फोटोसिंथेसिस के दौरान, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान यदि कोई पेड़ अपने वातावरण में से, अपने आसपास के वातावरण में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के उस वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम ये कहेंगे कि उसके अंदर लाइफ है, क्योंकि लाइफ ही उसे इस काबिल बनाती है कि वो अपनी सराउंडिंग में मौजूद रिसोर्स, संसाधनों को इस्तेमाल कर सकता है। सो लाइफ क्या है, एक इनहेरेंट कैपेसिटी है जिसकी वजह से कोई ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकता है। ओके, यदि बात करें कि कब से कब तक मौजूद है, तो हमने बोला कि एग्जिस्टेंस से लेकर के हमने बोला डेथ तक। लेकिन इस जीवन काल को हम किस तरीके से परिभाषित करेंगे, यहाँ पर कैसे इसकी परिभाषा देंगे। सो लाइफ स्पैन क्या है, लाइफ स्पैन, जीवन काल क्या है, ये है जीवन काल। जीवन काल, तो जीवन काल क्या है, जीवन काल है एक समय अवधि, जो समय अवधि कब से कब तक होती है, जो कि समय अवधि होती है बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ, जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का जो समय होता है, हम इसी को क्या बोलते हैं, जीवन काल बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे बात की जाए तो मे फ्लाई का जो लाइफ स्पैन है वो कितना है, 24 घंटे का इसका लाइफ स्पैन है। वहीं बात करें पैरट का, तो करीब करीब 140 वर्ष की उम्र होती है, इसकी पूरा जीवन काल होता है। वहीं बात करें, देखो मैक्सिमम एग्जांपल है लाइफ स्पैन का, दैट इज लेरिया ट्राइडेंटेटा। ये अपने आप में एक पेड़ है, ये अपने आप में पेड़ है जो कहाँ मिलता है, जो कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया रीजन के अंदर ये प्लांट है, एक ट्री है जिसकी उम्र कितनी हो चुकी है, 11,500 साल। यहाँ पर ये कहें कि इसका जीवन काल कितना है, 11,500 साल। सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन सच्चाई यही है कि इसका जीवन काल कितना है, 11,500 साल। यदि ये बात आपको पहली बार पता चली है तो हमारे सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे चले, थोड़ा समझ में आता है चैप्टर का नाम क्या होता है, क्योंकि अब हम लाइफ प्रोसेस जब पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारा एक कर्तव्य बनता था, फर्ज बनता था कि सबसे पहले समझे लाइफ क्या होता है। जो हमें समझ में आ गया लाइफ क्या है, लाइफ एक इनहेरेंट कैपेसिटी है जिसकी वजह से शरीर में मौजूद जब तक ये लाइफ रहती है, जिस कैपेसिटी की वजह से कोई भी जीव अपने सराउंडिंग, अपने आसपास के वातावरण में मौजूद संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। बात की जाए लाइफ प्रोसेस क्या है, तो ये वो बेसिक फंक्शन है जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है और उसके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो क्या लिखा हुआ है, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच आर वेरी एसेंशियल टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड एज लाइफ स्पैन। आर कॉल्ड एज लाइफ स्पैन, नॉट लाइफ स्पैन, इट वाज लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो क्या है, एक बेसिक फंक्शन है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा एसेंशियली परफॉर्म किए जाते हैं, बिना जिनके जीवन ही संभव नहीं है। ऐसी कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनके बिना जीना ही संभव नहीं है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि वो प्रक्रियाएं सिर्फ और सिर्फ जीव जंतु ही दिखा सकते हैं, या वो प्रक्रियाएं सिर्फ और सिर्फ जीव जंतु के अंदर ही हो सकती हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं जो जीव जंतु के अंदर होती हैं, लेकिन सभी प्रक्रियाओं को लाइफ प्रोसेस नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि लाइफ प्रोसेस हम उन्हीं प्रक्रियाओं को, उन्हीं प्रोसेस को बोलेंगे दैट आर वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। जीवन जीने के लिए बेहद जरूरी है, जिनके बिना जीवन संभव ही नहीं है। ऐसी प्रक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। चलिए
इन लाइफ प्रोसेस के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट आए बेटा, कौन कौन से प्रोसेस है लाइफ प्रोसेस में इंक्लूड होंगे? द फर्स्ट ऑफ ऑल इज न्यूट्रिशन, पोषण, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन और चौथा एक्सक्रीशन। ये चारों प्रोसेस एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है। इनमें से कोई एक भी यदि शरीर के अंदर प्रोसेस ना हो तो जीवन संभव नहीं। तो जीवन बनाए रखने के लिए, लाइफ का सर्वाइवल बनाए रखने के लिए ये चारों प्रोसेस शरीर के अंदर प्रतिदिन, प्रति मिनट, प्रति सेकंड होने जरूरी है। चलिए, इसका मतलब ये नहीं कि प्रति सेकंड हमारी बॉडी में हमें खाना खाते रहना, न्यूट्रिशन नहीं, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन का यूटिलाइजेशन हो, इस्तेमाल हर प्रति सेकंड हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। पहले लाइफ प्रोसेस किससे? न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन क्या होता है? सो बेटा न्यूट्रिशन शब्द जो है वो किससे लिया गया? न्यूट्रिएंट से। हालांकि न्यूट्रिशन शब्द का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन शब्द का मतलब होता है पोषण। पोषण का मतलब क्या? डेफिनेशन लिखा हुआ, प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड। ठीक है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। जीवन जीने के लिए जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता है, चाहे वो शरीर के अंदर ऊर्जा बनाने के लिए हो, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हो, चाहे वो बॉडी बिल्ड करने के लिए हो, चाहे वो बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए हो, उन तमाम न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर इनटेक, बॉडी के अंदर ग्रहण करना, शरीर के अंदर ग्रहण करना ही क्या है? न्यूट्रिशन है। और ग्रहण करने के बाद उनका इस्तेमाल करना भी न्यूट्रिशन है। तो इसकी एक कॉम्पैक्ट डेफिनेशन क्या बनेगी? The intake of all the nutrients that are required in the growth, in the, you can say, protection as well as in the energy production inside the body are known as nutrition. सभी इस तरीके के सभी intake को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन बोलेंगे। In the process of nutrition, organisms utilize nutrition. न्यूट्रिशन के इस प्रोसेस के अंदर ऑर्गेनिज्म किसको यूज करेगा, किसको यूटिलाइज करेगा? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? सो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है, न्यूट्रिएंट्स का मतलब है पोषक तत्व। ठीक है, पोषक तत्व दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एसेंशियलिटी के बेस पर, मतलब रिक्वायरमेंट के बेस पर हम कह सकते हैं कि दो तरीके के होते हैं। यदि इनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है मैक्रोन्यूट्रिएंट, लेकिन यदि इनकी रिक्वायरमेंट कम है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये हम अपनी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं और छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जिन न्यूट्रिएंट्स की कम मात्रा में आवश्यकता है माइक्रो, और जिन न्यूट्रिएंट्स की ज्यादा मात्रा में आवश्यकता है मैक्रो। आगे बात करते हैं। आगे यदि बात करें बेटा तो बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स कितने तरीके के होते हैं। पहला फोकस हम न्यूट्रिएंट्स पे रखें, तो न्यूट्रिएंट्स कितने तरीके के होते हैं? तो बेटा न्यूट्रिएंट्स को हम उनकी यूज के बेस पर कि किस में इस्तेमाल हो रहा है, कितना इस्तेमाल हो रहा है, इस बेस, इस आधार पर दो तरीके के। लेकिन किस प्रक्रिया में इस्तेमाल हो रहा है, इस आधार पर कितने तरीके के? तीन तरीके। कौन कौन से टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स? बेटा सबसे पहले आता है एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट, मतलब ऐसे पोषक तत्व जो शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए बेहद जरूरी है, शरीर के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बेहद जरूरी है। जिसमें एग्जांपल के अंदर बात की जाए बेटा तो इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमारे लिए एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट होगा? तो पहला है कार्बोहाइड्रेट। पहला है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, दूसरा है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के अलावा दूसरा कौन सा था? फैट। दूसरा कौन सा है? फैट है। ठीक है, हालांकि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के अंदर जल्दी एनर्जी दे देता है, जबकि फैट ज्यादा एनर्जी दे देता है। तो हमारी बॉडी का जो मेजॉरिटी एनर्जी प्रोडक्शन है वो किससे होता है? कार्बोहाइड्रेट से। लगभग 60 से 70% ऊर्जा हमारे शरीर की किससे बनती है? कार्बोहाइड्रेट से बनती है। ठीक है, लेकिन यदि किसी को शुगर हो जाए तो बनने का सवाल आ जाए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का एक नाम शुगर भी तो है। यदि किसी को डायबिटीज हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में बॉडी शुगर को तो यूज नहीं कर रही, क्योंकि बॉडी यदि शुगर को यूज कर रही होती तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में बॉडी फैट को ब्रेक डाउन करने लगती है, और फैट का ब्रेक डाउन करके ही वो अपनी एनर्जी डेरिवेशन करती है। ठीक है, सो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट में मेन कौन कौन सी दो चीजें हैं? कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट के अलावा फैट। ठीक है, चलिए आगे बात की जाए किसकी? आगे बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स की। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो कौन कौन से बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है? सो एक एग्जांपल है बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट का, एंड दैट इज अ प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ प्रोटीन, है ना? सभी जानते हैं बॉडी बिल्डिंग की यदि बात आए तो एक ही शब्द दिमाग में आता है, और क्या? प्रोटीन। ठीक है, शब्द तो हालांकि और भी आते हैं, स्टीरॉइड्स, है ना? लेकिन ये स्टीरॉइड यहां पर इसके अंदर हम यूज नहीं करने वाले। ठीक है, समझ आए? सो प्रोटीन हमें न्यूट्रिएंट्स की जिनकी जरूरत है बॉडी को बिल्ड करने के लिए प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन क्या करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर मसल्स डेवलप करते हैं। मसल्स के फिलामेंट को क्या करते हैं? इंडिविजुअल फिलामेंट की थिकनेस बढ़ा देते हैं। ध्यान रखें
कि मसल्स का साइज बढ़ने के पीछे मसल के इंडिविजुअल मसल फाइबर के साइज बढ़ने पर है, ना कि उसके नंबर बढ़ने पर। मसल बंडल नहीं बढ़ते हैं, मसल बंडल का साइज बढ़ जाता है, दैट्स ऑल। एंड उसका डेरिवेटिव कौन होता है? प्रोटीन। प्रोटीन शरीर के अंदर जाने के बाद ब्रेक होता है अमीनो एसिड में और फिर से एसिमिलेट होकर के मसल्स के नए नए प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल हो जाता है। बात की जाए प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट की, तो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट में सारे के सारे मिनरल्स आते हैं, जो भी मिनरल्स हमें खाने के जरिए, पीने के जरिए मिलते हैं। ठीक है, पानी पीने में भी तो मिनरल मिलता है भाई, ठीक है ना। पानी क्या है? अपने आप में नेचुरल मिनरल का सोर्स है, ठीक है, नेचुरल मिनरल का सोर्स है, होता है ना। पानी स्वच्छ नहीं होता अपने आप में पूरी तरीके से पीने वाला, स्वच्छ मतलब जो हमारे मायने में स्वच्छ है, उस स्वच्छ पानी के अंदर मिनरल होना ही चाहिए, ठीक है, उसके अंदर मिनरल होना ही चाहिए। आपने कभी देखा भी होगा बिस्लरी जैसी जो कमर्शियलाइज्ड बॉटल होती है, बॉटल के ऊपर लिखा भी होता है मिनरलाइज्ड वाटर, मिनरल वाटर ऐसे करके लिखा होता है ना, क्योंकि हमें पानी के जरिए, पानी एकमात्र प्राकृतिक साधन है जिसके जरिए हमारे शरीर की जो खनिज या मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है, ठीक है। सो न्यूट्रिएंट्स हमने क्या पढ़े? न्यूट्रिएंट्स हमने 3 तरीके के पढ़े। पहला बॉडी एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट, नंबर 1 इज कार्बोहाइड्रेट एंड नंबर 2 इज फैट, ठीक है। बात की जाए दूसरे न्यूट्रिएंट की, सो दैट वाज बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट जिसके अंदर आया था प्रोटीन, और ये बात की जाए तीसरे न्यूट्रिएंट की तो वो था प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट जिसके अंदर आते हैं मिनरल्स और विटामिन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सो न्यूट्रिशन की अब बात करें, क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा वो न्यूट्रिएंट्स का टाइप था, आज हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? न्यूट्रिशन के बारे में, कि न्यूट्रिशन कितने तरीके का होता है। तो न्यूट्रिशन बेटा होता है मेनली 2 तरीके का, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यदि हम इसको भी आगे जाकर के डिवाइड करें, लेकिन उससे पहले समझे ऑटोट्रॉफिक शब्द का मतलब क्या होता है। बेटा ऑटो का मतलब क्या होता है ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं आपको पहले भी इस बारे में बता चुका हूं और आज फिर बता रहा हूं बेटा कि विज्ञान की एक बहुत खूबसूरत बात है। वो खूबसूरत बात ये है कि ऐसा नहीं है कि जैसी कॉमन भाषा में हम किसी का नाम रख दें, नाम भले ही उसका मतलब पता ना हो, लेकिन साइंस के अंदर किसी भी चीज का नाम रखा जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी के बेस पर। इसका मतलब नाम के अंदर उसकी प्रॉपर्टी और उसकी बहुत सारी चीजें, विशेषताएं इसके अंदर छिपी होती हैं, यदि हम नाम का मतलब समझ जाएंगे। तो नाम में क्या लिखा हुआ है? नाम में लिखा हुआ ऑटो। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। क्या मतलब होता है ऑटो का? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ऑटो का मतलब सेल्फ, ठीक है। और ट्रॉफ जो शब्द है बेटा, ट्रॉफ, ये किससे संबंधित है? ट्रॉफ शब्द किससे संबंधित है? ट्रॉफ शब्द बच्चे न्यूट्रिशन से संबंधित। किससे? न्यूट्रिशन। ट्रॉफ शब्द किससे संबंधित है? न्यूट्रिशन से संबंधित है। तो कंबाइन वर्ड क्या हो गया? ऐसा पोषण जिसमें कोई भी जीव जंतु किस अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीव जंतु या किसी दूसरे जीव जंतु के उत्पाद पर, प्रोडक्ट पर निर्भर नहीं होता। वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है किसी दूसरे जीव जंतु से। वो क्या करेगा? अपना फूड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से क्या कर लेगा? बना लेगा। यदि कोई ऐसा पोषण होता है तो ऐसे पोषण को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसका मतलब यह है कि न्यूट्रिशन इज gained or performed in such a manner, इस तरीके से परफॉर्म किया जाए, in such a manner that they can synthesize on their own, मतलब खुद अपना फूड यदि सिंथेसाइज कर लें तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। सो क्या बताया हमने? न्यूट्रिशन इज गेन्ड एंड परफॉर्मेड इन सच अ मैनर दैट दे कैन सिंथेसाइज ऑन देयर ओन, अपने फूड को वो खुद क्या कर सकते हैं? सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड ऑन देयर ओन, वो खुद अपने फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। अभी फूड तो हम अपना भी खुद भी सिंथेसाइज कर लेते हैं, लेकिन खुद सोचिए हम जो फूड सिंथेसाइज करते हैं उसके लिए जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए वो किससे मिलेगा? किसी लिविंग बीइंग से तो मिलेगा, लेकिन बात खास यहीं पे यही है कि इनके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो किसी लिविंग ऑर्गेन से इनको नहीं डिराइव होता है। कहीं भी ये लिविंग ऑर्गेन्स को परेशान नहीं करते अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल किसका आ सकता है? इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा ऑल ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, ऑल ग्रीन प्लांट। लेकिन क्या सिर्फ इस प्रकृति ने हमें सिर्फ और सिर्फ यही उदाहरण दिया है? इसके अलावा भी और भी उदाहरण है, लेकिन वो उदाहरण अभी हम समझेंगे।
बात की जाए हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, तो क्या होता है जब न्यूट्रिशन को डिराइव करने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होना पड़े या दूसरे ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्ट पे डिपेंड होना पड़े। अब भले ही कोई किसी जानवर को खाए ना खाए, लेकिन उसके प्रोडक्ट को यदि खाता है तो भी वो हेटरोट्रॉफिक है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई व्यक्ति चिकन खाए या ना खाए, लेकिन सपोज करो वो अंडे खा लेता है, ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में अंडे खा लेने के अलावा जैसे सपोज कीजिए हम दूध पी लेते हैं, ठीक है, तो वो हम सब क्या है, हेटरोट्रॉफिक है। हम प्लांट के प्रोडक्ट खा लेते हैं तो भी हेटरोट्रॉफिक है। भले हम सेब का पेड़ ना खाएं, लेकिन सेब के पेड़ के ऊपर लगा हुआ है फल हम खा रहे हैं, तो वो सेब क्या है, उसका प्रोडक्ट ही तो है। तो सेब यदि हम खा रहे हैं, किसी भी तरीके के फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, तो हम सभी किस में आ जाते हैं, हेटरोट्रॉफिक। इट मींस food is derived from other living beings। दूसरे लिविंग बीइंग से फूड डिराइव किया जाता है। ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हम सभी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं, हेटरोट्रॉफ्स के अंदर आते हैं। जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, ऑटोट्रॉफ, और जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, हेटरोट्रॉफ। लेकिन क्या आप कोई ऐसा जानवर या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जानते हैं जो ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक दोनों हो? सोचिए। क्वेश्चन क्या कोई ऐसा जानवर है, क्या कोई ऐसा जीव है जो ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दोनों कर सकता हो? तो इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल होगा यूग्लिना। तो बताओ ये इसको ऑटोट्रॉफिक बोलेंगे या हेटरोट्रॉफिक बोलेंगे? तो इसको ऑटोट्रॉफिक बोलेंगे या हेटरोट्रॉफिक बोलेंगे? असल मायने में ना तो ये पूरी तरीके से ऑटोट्रॉफिक है, ना ये पूरी तरीके से हेटरोट्रॉफिक है, ठीक है, कंप्लीटली तो नहीं है। इस वजह से इस तरीके की न्यूट्रिशन को हम मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। सो यहां पर कौन सा न्यूट्रिशन है? एक आ गया, एक एक्सक्लूसिव केस आ गया बेटा, किसका? मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ये मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन करेगा? मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है कौन? इट वाज यूग्लिना, ठीक है, यूग्लिना नाम का ऑर्गेनिज्म। हेटरोट्रॉफिक भी है, ऑटोट्रॉफिक भी। लाइट मिल जाएगा तो ऑटोट्रॉफिक, लाइट नहीं है तो पानी के अंदर या फिर जिस भी परिवेश के अंदर वो रह रहा है, उस परिवेश के अंदर दूसरे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वही इंगल्फ करने लगता है, खाने लगता है, ठीक है। सो दिस इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। साफ साफ आपको दिख रहा होगा बेटा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मैंने भी आपको बताया, एक ऐसा पोषण जिस पोषण को पाने के लिए कोई भी जीव जंतु अपने से बोल सकते हैं किसी दूसरे जीव जंतु पर निर्भर नहीं रहता है, किसी भी तरीके से वो निर्भर नहीं रहता है। इस तरीके के न्यूट्रिशन को हम क्या बोल सकते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कह सकते हैं। अब बात की जाए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बेटा दो तरीके का न्यूट्रिशन है। एक है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पहला कौन सा? कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और दूसरा फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बात की जाए क्या होता है तो बोला गया व्हेन न्यूट्रिएंट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिकल्स। जब इनऑर्गेनिक केमिकल से, इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? जैसे बोलते हैं ना, इंडिया का है इंडियन, अमेरिका का है अमेरिकन, है ना, ऑस्ट्रेलिया का है ऑस्ट्रेलियन, ऐसे ही ऑर्गेनिज्म का है ऑर्गेनिक। जो ऑर्गेनिज्म से मिला वो ऑर्गेनिक, लेकिन हमेशा सत्य नहीं होता। ये बताया था हमें किसने? जे बर्जीलियस ने बताया था हमें कि हमेशा सत्य नहीं होता है, ठीक है। हालांकि फ्रेडरिक उलर की थ्योरी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी, जो बताती थी कि ऑर्गेनिज्म के अंदर एक वाइटल फोर्स, एक मिस्टीरियस फोर्स होता है, जिस मिस्टीरियस फोर्स की वजह से ही उनकी बॉडी में ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन सकते हैं। ये बाहर हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते, लेकिन बर्जीलियस ने लैब में यूरिया बना करके दिखा दिया था, प्रूफ किया था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऑर्गेनिक को हम बाहर भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो बात थी साइड वाइज नॉलेज की, लेकिन बात करते हैं हम यहां पर वापस आकर के। सो कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा पोषण है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड को डिराइव करता है इनऑर्गेनिक केमिकल से। इनऑर्गेनिक केमिकल का जैसे मतलब क्या हो सकता है? सो इनऑर्गेनिक केमिकल का मतलब हो सकता है आयरन से, मतलब हो सकता है सल्फर से। तो इसमें एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है फेरोबैसिलस थायोबैसिलस। फेरोबैसिलस बैक्टीरिया है जो किससे अपना फूड डिराइव करेगा? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस, ठीक है, फेरस, आयरन से अपना फूड डिराइव करेगा। वहीं बात करें थायोबैसिलस की, तो ये थायोबैसिलस किससे डिराइव करेगा? ये थायोबैसिलस डिराइव करेगा सल्फर से, ठीक है। तो ये किससे डिराइव करेगा? फेरस, और ये किससे करेगा? सल्फर, ठीक है। ये कैसे डिराइव करेगा? ठीक है, ये आपके अभी सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये आप पढ़ेंगे यदि आप अपना फ्यूचर देखते हैं बायोलॉजी के साथ, तो आपको 11th क्लास में ये पढ़ने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम का एक चैप्टर आता है, उसके अंदर आपको जरूर पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो वहां पर हम समझेंगे कि ऑटोट्रॉफिक क्या है, लेकिन बहरहाल हमें अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक सुपरफिशियल नॉलेज रखनी है कि ऑटोट्रॉफिक में क्या क्या डायवर्सिटी है। तो ऑटोट्रॉफिक के अंदर दो तरीके की डायवर्सिटी हमने देखी, एक
तब जब ऑर्गेनिज्म अपना फूड केमिकल से सिंथेसाइज करता है, और दूसरा जिसमें हमने बोला कि जब फूड को सिंथेसाइज करने के लिए लाइट का होना बेहद जरूरी है। इट मींस जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने फूड सिंथेसाइज करने के लिए एनर्जी को किससे डिराइव करे, सनलाइट से, तो ऐसे सिचुएशन में जो न्यूट्रिशन वो कौन सा हो जाएगा, फोटो ऑटोट्रॉफिक हो जाएगा। और इसका एग्जांपल है बीजीए और ऑल ग्रीन प्लांट्स। व्हाट इज बीजीए बेटा? बीजीए का मतलब क्या होता है? बीजीए का मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, डोंट मेक अ मिसकंसेप्शन कि ये एक एल्गी है, नहीं, ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं ये एक मोनेरा है, ये एक प्रोकैरियोट है। ठीक है, ऐसा इस वजह से बोलते हैं इसको बीजीए, क्योंकि जहां पर ये बहुतायत में होते हैं, जहां ये ज्यादा हो जाते हैं वहां पर हमें एल्गल ब्लूम दिखाई देता है, मतलब बहुत बड़े लेवल पे जब ये फैल जाती हैं तो एल्गी की तरह दिखाई देती हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये एल्गी है, बल्कि क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो पानी के अंदर एल्गी की तरह ग्रो करते हैं, और उसका पूरा पानी हरा हरा हो जाता है और हमें लगता है कि ये एल्गी, दूर से देखने पे एल्गी लगती है, लेकिन इसमें के अंदर क्या होते हैं, ये बीजी होते हैं, जिसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। इनमें से कुछ एग्जांपल, जैसे कि एक एग्जांपल है नॉस्टॉक, एनाविना। ठीक है, ये सब एग्जांपल क्या है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी के। ठीक है, चलिए, तो ये बात करें हमने किसकी, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, क्योंकि हमें इस चैप्टर के अंदर फोटो ऑटोट्रॉफिज्म पढ़ना है। फोटो ऑटोट्रॉफिज्म जो होता है उसमें क्या, कि लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड कैसे सिंथेसाइज करते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए, लेकिन इससे पहले हम एक बार नजर डाल लें अब तक के पढ़े हुए कॉन्सेप्ट पर। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा लाइफ क्या होती है, लाइफ स्पैन क्या होता है, जीवन काल क्या होता है, फिर हमने पढ़ा लाइफ प्रोसेस क्या होता है, कितने तरीके के लाइफ प्रोसेस हैं। न्यूट्रिशन को सबसे पहले में फोकस्ड वे में पढ़ना है, दैट्स व्हाई हमने सबसे पहले पढ़ा न्यूट्रिशन क्या होता है। इसके बाद हमने पढ़ा न्यूट्रिएंट्स कितने तरीके के होते हैं, फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कितने तरीके का होता है, तो ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, जब मैं आपको हेटरोट्रॉफिक के बारे में बताऊंगा तब मैं आपको इसके अंदर भी डाइवर्सिटी दिखाऊंगा कि हेटरोट्रॉफिक के अंदर कितनी डाइवर्सिटी है। वी हैव सेवरल डाइवर्सिटी लाइक होलोजोइक, वी हैव सैप्रोफाइट, वी हैव पैरासाइट। ठीक है, इसके अंदर भी और डाइवर्सिटी दिखाऊंगा आपको, मैं बताऊंगा कैनिबलिज्म के बारे में, सेंगिवोर्स, कॉपरोफिलस, इन सभी तमाम तरीके के न्यूट्रिशन के बारे में। लेकिन हमारा फोकस अभी बेटा एक एक करके है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में भी ऑटोट्रॉफिक, और ऑटोट्रॉफिक में हमने पढ़ा कीमो ऑटोट्रॉफिक, फोटोट्रॉफिक। ये हमारे सिलेबस में एक डिटेल्ड हिस्सा नहीं है, हमारे सिलेबस का डिटेल्ड हिस्सा फोटोट्रॉफिक से संबंधित है। दैट्स व्हाई हम पहले फोकस करेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं। लाइट की प्रेजेंस में अपने फूड बनाने की इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब अगेन वही बात, क्या कि हर एक शब्द अपना परिचय खुद दे रहा है। क्या दे रहा है, फोटो मींस लाइट, और सिंथेसिस का मींस आप जानते हैं, सिंथेसिस का मतलब किसी चीज को बनाना। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का मतलब हुआ लाइट के प्रेजेंस में किसी चीज को बनाना। अब ऐसा ही मत जोड़ लेना कि फोटो मींस लाइट, सिंथेसिस मींस बनाना, लाइट को बनाना, नहीं, लाइट के प्रेजेंस में कुछ बनाना। ठीक है, तो क्या लिखा है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के जरिए जो पेड़ पौधे होते हैं, जो हरे पेड़ पौधे सारे हरे होते हैं, हरे जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, अपना फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं। किसका इस्तेमाल करके, क्या चाहिए, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, ये तीनों चीजें हमें बतानी। क्या क्या तीन चीज बताना, किसका यूज करते हैं, किसकी मदद लेते हैं, और किसकी उपस्थिति में करते हैं। तीनों चीजों के बारे में एक ही डेफिनेशन में लिखना होगा, तभी फोटोसिंथेसिस की एक एक्यूरेट डेफिनेशन बन पाएगी। क्या लिखना है, द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस। बेटा सबसे पहली बात किसकी प्रेजेंस में, तो किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट। किसकी हेल्प से, क्लोरोफिल। किसका यूज करके, इनऑर्गेनिक केमिकल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मतलब वाटर जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का इस्तेमाल करके जब कोई ग्रीन प्लांट लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बना ले, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का एक जनरल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको यहां दिया है, एंड दैट जनरल रिप्रेजेंटेशन इज CO2 प्लस H2O। CO2 H2 आप जानते हैं क्या होता है, CO2 H2 का मतलब है क्या भाई, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके क्या बनाना है इन्होंने बनाना है ग्लूकोज। क्या बनाना है इनको, ग्लूकोज, और रिलीज करनी है ऑक्सीजन। बात की जाए इसमें किस किस चीज की आवश्यकता है, तो इसमें आवश्यकता है किसकी, इसमें आवश्यकता है सनलाइट की। बेटा डोंट गेट कंफ्यूज, यदि आपको इस तरीके से दे दी जाए दैट इज H न्यू। ठीक है, और इसके अलावा जरूरत होगी प्लांट को क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल क्या है भाई, सनलाइट क्या है भाई, देखो सनलाइट वो ऊर्जा देगा जिस ऊर्जा को इस्तेमाल करके पेड़ पौधे ग्लूकोज बना पाएंगे। लेकिन इस ऊर्जा को पकड़ के कौन रखेगा, ट्रैप करने के लिए कुछ चाहिए।
तो उसी ट्रैपिंग के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? क्लोरोफिल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये क्लोरोफिल ही तो है जो छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं कि पेड़ पौधों के पत्ते या पेड़ पौधे पूरे हरे क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, ये बोल सकते हैं पिगमेंट होता है, जिस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। क्या होता है पिगमेंट? बेटा अपने आप में क्या है, एक पिगमेंट है, ये फोटोसेंसिटिव पिगमेंट है। जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ती है, एक बोल सकते हैं निर्धारित वेवलेंथ की जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है, तो लाइट पड़ने के बाद इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते कब है? जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है। तो इसका मतलब तय हुआ कि क्लोरोफिल उस एनर्जी को यूज कर लेते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए। मींस ये क्लोरोफिल ही है जिसकी वजह से पेड़ पौधे अपने अंदर क्या बना सकते हैं या क्या कर सकते हैं, एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है डायग्राम में, सन से इसको मिलेगी एनर्जी। क्या मिल रही है सन से? सन से इसको मिलेगी एनर्जी। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से मिलेगा। इसके अलावा जब ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्लोरोफिल की आवश्यकता होगी, क्योंकि क्लोरोफिल अभी मैंने बताया फोटोसेंसिटिव पिगमेंट है। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी एक पिगमेंट होता है, लेकिन वो फोटोसेंसिटिव नहीं होता, वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, दैट वाज हीमोग्लोबिन। लेकिन यहां पर बात की जाए तो क्लोरोफिल एक फोटोसेंसिटिव पिगमेंट है। ये फोटोसेंसिटिव पिगमेंट सन से आने वाली एनर्जी को ट्रैप करता है। इसके अलावा बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उसके बाद अपने लिए ग्लूकोज बना लेता है और बाहर क्या रिलीज कर देता है? ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। नीचे जड़ों से क्या एब्जॉर्ब कर रहा है बेटा? देखो जड़ों से एब्जॉर्ब कर रहा है ये पानी। तो जड़ों से, मिट्टी से, जमीन से इसको पानी मिल जाएगा, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों को मिलाएगा, ग्लूकोज बना देगा और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देगा। ठीक है, दिन के समय में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों चल रहे होते हैं। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस दोनों चल रहे होते हैं, लेकिन दिन के समय में फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत ज्यादा होता है। किससे? रेस्पिरेशन से। ध्यान रखेंगे, दिन के समय में फोटोसिंथेसिस काफी ज्यादा तेजी से होती है। किसकी तुलना में? फोटोसिंथेसिस की तुलना में। सॉरी, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है रेस्पिरेशन की तुलना में। ठीक है, मैंने कुछ उल्टा बोल दिया। क्या ध्यान रखेंगे कि दिन के समय में फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन की तुलना में बहुत तेजी से होगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे सूरज की जो रोशनी है वो धीरे धीरे शाम के वक्त धीमी होती चली जाएगी, तो एक समय होगा कि अभी तुमने बोला कि फोटोसिंथेसिस तेजी से होगा। सुबह के समय फोटोसिंथेसिस ज्यादा तेजी से होगा। किसकी तुलना में? किसकी तुलना में? रेस्पिरेशन की तुलना में दिन के समय में फोटोसिंथेसिस ज्यादा तेजी से होगा, तो ये ज्यादा होगा। लेकिन जब शाम का समय होना होगा तो एक समय ऐसा आएगा कि लाइट इतनी ज्यादा नहीं मिल रही कि फोटोसिंथेसिस पीक पर कर पाए प्लांट। तो जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बेटा ध्यान रखेंगे, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बराबर हो जाए किसके? रेस्पिरेशन के, तो इस समय को हम क्या बोलते हैं बेटा? ध्यान रखेंगे, इस समय को हम बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं कंपनसेशन पॉइंट। व्हाट इज कंपनसेशन पॉइंट? एक ऐसा समय, एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे आकर के रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन दोनों बराबर हो जाए। इट मींस जितनी फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन बन रही है उतनी ही ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के अंदर यूज हो रही है, और जितनी रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज हो रही है। तो इस समय पर ना तो प्लांट बाहर से CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, ना ही ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा, मतलब किसी तरीके गैसियस एक्सचेंज प्लांट के अंदर नियरली एब्सेंट हो जाएगा। तो इस समय को हम क्या बोलते हैं? कंपनसेशन पॉइंट है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? कहां होगा? पूरे पेड़ में फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगा, तो पूरे पेड़ के अंदर फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में होगा कहां? वास्तविक तौर पर पूरे पेड़ पौधे, छोटा सा पौधा हो या बड़ा विशाल पेड़ हो, उन सभी के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा कहां? जहां भी क्लोरोफिल है, जहां भी सनलाइट पहुंच जाए, जहां भी पानी है, ठीक है, जहां भी कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाए, वहां हर उस जगह पे क्या हो सकता है? फोटोसिंथेसिस। लेकिन जहां पे नहीं होगा वहां पर कैसे जाएगा? वहां पर जाएगा बेटा फ्लोएम के जरिए। फ्लोएम के जरिए फूड वहां तक पहुंचेगा। चलिए, तो यहां पर हम बात करते हैं बेटा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है लीफ। कौन सी चीज होती है बेटा? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमारे पास लीफ। तो ये देखो, ये प्यारी सी लीफ आपके लिए यहां पर आ रही है, ठीक है। तो ये क्या होगी? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये लीफ है। बता सकते हो जी डाइकॉट की लीफ है या मोनोकॉट की लीफ है? जी हाँ बिल्कुल, कौन सी लीफ है? ये डाइकॉट की लीफ है। ये डाइकॉट की लीफ का क्या बता रहे हैं? कैसे पता चला? विनेशन के बाद, विनेशन की जरूरत है ना, रेटिकुलेट विनेशन है तो डाइकॉट। यदि ऐसी लीफ होती कोई,
ऐसी जैसे घास में होती है ना, घास में होती है चावल, धान की खेती होती है, धान है ना, कुछ बच्चे जानते थे मूंजी के नाम से ना, तो उसमें ऐसी पत्तियां होती हैं। तो ये पैरेलल वेनेशन है, ये मोनोकॉट के अंदर होता है, और ये रेटिकुलेट वेनेशन है, डाइकॉट के अंदर होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सो अब हम इस लीफ का टीएस देखेंगे। लीफ का क्या देखेंगे? टीएस। टीएस क्या होता है? टीएस का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। कंसीडर माय हैंड एज अ लीफ। मेरा हाथ पत्ते की तरह है, तो इस पत्ते को हम ऐसे करके काटें, ऐसे करके। ये ट्रांसवर्स सेक्शन से हम इसको मैक्सिमाइज करके देखेंगे कि कैसा दिखाई दे। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जाए तो इसके अंदर यहां पर सबसे ऊपर की तरफ क्या होता है, हम इसका छोटा सा हिस्सा क्या करके देख रहे हैं, या फिर इसको हम इसका एक छोटा सा हिस्सा क्या कर रहे हैं, यहां से छोटा सा हिस्सा यहां पर एक मैक्सिमाइज रीजन के अंदर देख रहे हैं कैसा दिखाई देगा। ठीक है, सो बेटा सबसे पहले इसके ऊपर, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है एक किसकी, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस। ठीक है, ये सबसे ऊपर वाली लेयर है जिसका नाम क्या है? एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के बाद जो अगली लेयर होती है यहां पर, ये होती है बेटा लॉन्ग कॉलमनर सेल्स होती है इसके अंदर, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट मैनर में एक दूसरे के साथ अरेंज है। बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट मैनर के कहने का मतलब ये है कि इनके अंदर एयर स्पेस नहीं है। ठीक है, ये वाली सेल खोली जाती है पैलिसेड सेल्स। पैलिसेड सेल के बाद अगली कंपोनेंट इसके अंदर क्या बनती है? अगला कंपोनेंट बेटा इसके अंदर स्पॉन्जी नीजोफिल सेल्स। अब इनके अंदर एयर सैक प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई इनको स्पॉन्जी कहा गया है। समझ रहे? स्पॉन्जी कहा गया क्योंकि इनके अंदर एयर स्पेस प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और क्या चीज मौजूद है बेटा? तो इसके अलावा यहाँ पर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होगा, जिस वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम फ्लोएम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वेस्कुलर बंडल है। वेस्कुलर बंडल के अलावा यदि और नीचे चलें तो और नीचे हमें क्या मिलेगा? एक और एपिडर्मिस मिलेगी इस तरीके से। सो दिस इज द सेकंड एपिडर्मिस। लेकिन पोजीशन के बेस पर आप इसको क्या कहेंगे? पोजीशन के बेस पर आप इसको लोअर एपिडर्मिस कहेंगे। तो पोजीशन के बेस पे इसका भी तो कुछ नाम बन जाएगा। जी हाँ, अपर एपिडर्मिस बन जाएगा। लेकिन हमारी अपर एपिडर्मिस इस तरीके से खाली नहीं होती। इस अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर होती है, वैक्स की कोटिंग होती है। वैक्स की मतलब मोम की नहीं, वैक्सी, मोम की तरह दिखने वाली या लगने वाली, टेक्सचर में ऐसे महसूस होने वाली एक कोटिंग होती है, जिस कोटिंग का नाम होता है, जिस कोटिंग का नाम होता है क्यूटिकल। जिस कोटिंग का नाम क्या बेटा? जिस कोटिंग का नाम है क्यूटिकल। क्यूटिकल के अलावा यदि बात की जाए अगला कंपोनेंट क्या था, तो अगला कंपोनेंट था अपर एपिडर्मिस। क्या था? अपर एपिडर्मिस। ठीक है, अपर एपिडर्मिस। ठीक है, अब देखो भाई डायग्राम तो हालांकि हम वैसे भी लगा सकते थे ना, लेकिन क्यों नहीं लगाया? ताकि जब मैं डायग्राम बना रहा हूं तो आपको खुद कोई महसूस हो कि डायग्राम बनाना इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, बायोलॉजी के अंदर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डायग्राम बनाना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बस हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किस तरीके से, कैसे कैसे बनाना है, इनके अंदर स्पेस बनाना है, इनको टाइटली कॉम्पैक्ट करना है, इस तरीके से कुछ चीजें आपको दिमाग में ध्यान रखना। इसके बाद जो अगली सेल थी वो अगली सेल कौन कौन सी थी? ये थी पैलिसेड सेल्स। कौन सी? पैलिसेड सेल्स। पैलिसेड सेल्स। इसके अलावा अगला कंपोनेंट था कौन सा? अगला कंपोनेंट है स्पॉन्जी नीजोफिल सेल्स। स्पॉन्जी नीजोफिल सेल्स। स्पॉन्जी नीजोफिल सेल्स, ये अगला कंपोनेंट। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि लास्ट वाला नीचे की तरफ है ये लोअर एपिडर्मिस। क्या बेटा? ये लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, तो पहले तो इतना ही समझ लीजिए। अब इसके अंदर क्या बदलाव आप करेंगे वो ध्यान रखें। बदलाव ये बेटा, लोअर एपिडर्मिस की कुछ सेल, लोअर एपिडर्मिस की कुछ सेल यहां पर कैसी हैं? ये बन जाती है बीन शेप। लोअर एपिडर्मिस की कुछ सेल कैसी बन जाती हैं? बीन शेप बन जाती हैं। बीन शेप, ये सेल देखो ध्यान से, देखो एक ये रही बीन शेप सेल और दूसरी ये रही बीन शेप सेल। तो दो बीन शेप सेल मिलकर के क्या बनाती हैं? यहाँ पर बनाती हैं गार्ड सेल, जो पूरे एपरेटस को किस नाम से नाम बनाती है? इसका नाम क्या बनाती है? स्टोमेटा। तो यहाँ पर क्या बनती है बेटा? ये बनती है यहाँ पर गार्ड सेल्स। यहाँ पर क्या बन गई? गार्ड सेल्स। ठीक है, क्या बन गई? गार्ड सेल्स। ठीक है, सो गार्ड सेल के अलावा, गार्ड सेल को बनाने वाली सेल का नाम, गार्ड सेल से क्या बनेगा पूरा एपरेटस? स्टोमेटा। पूरे एपरेटस को स्टोमेटा के नाम से जानेंगे। गार्ड सेल का ओपनिंग और क्लोजिंग टेम्परेरी होता है। पानी आएगा तो गार्ड सेल कूल करके स्टोमेटल पोर को ओपन कर देंगी, और यदि पानी लॉस हो जाए तो गार्ड सेल सिकुड़ जाती है और इसकी वजह से स्टोमेटल पोर बंद हो जाता है। ठीक है, चलिए
सो दिस वाज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जिसको हमने किसके जरिए दिखाया, एक लीफ के टीएस के जरिए दिखाया। लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा और लीफ के अंदर भी उन सेल्स के अंदर जिन सेल्स के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल मौजूद होगा। ठीक है, चलो आगे बात कीजिए बेटा। देखो स्टोमेटा का एक बेहतरीन डायग्राम आपको दिखा रखा है। ठीक है, स्टोमेटा के इस डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर स्टोमेटा गार्ड सेल कैसी है, बी शेप, और यहाँ पर स्टोमेटा की गार्ड सेल कैसी बेटा, डम्बेल शेप्ड है। ठीक है, तो ये कैसी है, ये बताया हमने कैसी, ये वाली बताई मैंने बीन शेप। ठीक बेटा, कैसी बताई, बीन शेप्ड बताई। जबकि इसके बारे में बात करें तो ये कैसी बताई, डम्बेल शेप, डम्बेल शेप। इसके अलावा और क्या दोनों में अंतर बेटा, दोनों का अंतर एक और आपके सामने, आपके बिल्कुल सामने रखा है, देखें तो ये बेटा डाइकॉट के अंदर होगी, डाइकॉट के अंदर, और सब मोनोकॉट के अंदर, और ये किसके अंदर, मोनोकॉट के अंदर। तो जनरली आप ऐसे याद रखेंगे कि डाइकॉट के अंदर बी शेप होगी और मोनोकॉट के अंदर डम्बेल शेप होगी। इस तरीके का क्लियर कट डिफरेंशिएशन आप याद रखें, और डिफरेंस के तौर पर आप इसको लिख सकते हैं, गलत कुछ नहीं। आप लिख सकते हैं डाइकॉट के अंदर मिलती है और ये मोनोकॉट के अंदर मिलती है। तो इस तरीके के स्टोमेटा वेरिएशन आपको देखने को मिलती है गार्ड सेल के अंदर। ठीक है, गार्ड सेल के अंदर वेरिएशन देखने को मिलती है स्टोमेटा। ठीक है, सो दो तरीके की गार्ड सेल देखी, बीन शेप और डम्बेल शेप। बीन शेप डाइकॉट के अंदर, डम्बेल शेप ग्राफ के अंदर। अब ये मोनोकॉट का ना, जो बुक्स में एग्जामिनर को कॉमन क्वेश्चन देते हैं उस तरीके से देते हैं कि ग्रास की जो स्टोमेटा है उसकी गार्ड सेल कैसी होंगी। बेटा ध्यान रखना कि गार्ड सेल कौन सा प्लांट है, मोनोकॉट या डाइकॉट। तो ग्रास क्या है, मोनोकॉट है, इस वजह से उनके अंदर की जो स्टोमेटा है वो 100% कौन सी होगी, डम्बेल शेप। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं ग्रास। ठीक है, सो अगला बेटा फोटोसिंथेसिस के लिए हम डिटेल में समझें तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, हमने समझा लीफ में। लीफ में भी कहाँ होती है, लीफ में होती है क्लोरोप्लास्ट। और ये रहा आपके सामने क्लोरोप्लास्ट का एक डायग्राम। क्लोरोप्लास्ट के इस डायग्राम के अंदर आपको विजुअली एनिमेशन के जरिए आपको बताया गया है कि इसमें क्या क्या बन रहा है। देखो ध्यान समझेंगे, लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, तो लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन दोनों की दोनों। फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है, तो फोटोसिंथेसिस होती है कहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है भाई, कहाँ होती है, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप, लेकिन कहाँ, इन क्लोरोप्लास्ट, इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। ठीक है, 9th क्लास में पढ़ा है ना चैप्टर सेल, सेल में पढ़ा प्लास्टिड, प्लास्टिड 3 करिए, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। So out of all these 3 plastid, chloroplast is the one जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, सो ये क्लोरोप्लास्ट का आपको एक डायग्राम दे रखा होगा। क्लोरोप्लास्ट के इस डायग्राम के अंदर आपको कॉइन लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं, इन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को थाइलाकॉइड बोलते हैं, और कॉइन के बाहर का जितना भी एम्प्टी स्पेस है हम उसको स्ट्रोमा कहते हैं। तो आपको दे रखा है कि लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, थाइलाकॉइड के अंदर होती है, जबकि डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, स्ट्रोमा के अंदर होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो डार्क रेडिएशन का स्ट्रोमा, लाइट रेडिएशन का थाइलाकॉइड। ये डिफरेंस याद रखेंगे लाइट रेडिएशन और डार्क रेडिएशन के बीच। अब देखेंगे लाइट रेडिएशन बेटा क्या होगा, ध्यान देखिए। ये जो लाइट रेडिएशन आपको दे रखा है, इस लाइट रेडिएशन में कौन सी चीज जा रही है, यहाँ से सनलाइट जा रही है, और सनलाइट का इस्तेमाल करके ध्यान समझना, लाइट रेडिएशन में सनलाइट को ट्रैप करके एटीपी बनाई जाती है। समझ रहे, एटीपी बनाई जाती है, इसको तोड़ के वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ दे। लाइट रिएक्शन में सनलाइट को यूज करके वाटर का मॉलिक्यूल तोड़ा जाएगा, और वाटर के मॉलिक्यूल तोड़ने पर हमें एक फोटोन क्या मिलेगा, एक प्रोटॉन मिलेगा, और इसी प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन से हम क्या बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं। ठीक है, ज्यादा बड़ी डिटेल में नहीं समझना, बस इतना सुपरफिशियली समझिए कि लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप्स में होगी, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। दिमाग में इस तरीके का कंसेप्शन बिल्कुल ना लेकर गए, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जनरली स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, क्योंकि हमें विशेष ध्यान पे तो रखना है कि क्या करना है, लेकिन विशेष ध्यान उन चीजों पर भी रखना है कि क्या नहीं करना है। और स्टूडेंट जनरली गलती कर देते हैं कि बोल देते हैं लाइट रिएक्शन लाइट में होगी, डार्क रिएक्शन रात में होगी। नो, ऐसा नहीं है। डार्क रिएक्शन अंधेरे में नहीं होगी, लाइट रिएक्शन उजाले में होती है, डार्क रिएक्शन अंधेरे में होती है, नहीं ऐसा नहीं है। लाइट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें लाइट की जरूरत है, डार्क रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें लाइट की जरूरत नहीं है। बस इतना सा अंतर है, लाइट की जरूरत नहीं है, लेकिन होगी दोनों दिन में। ठीक है, होगी दोनों दिन में ही, समझ रहे हैं। तो लाइट रिएक्शन में सनलाइट की हेल्प से प्लांट क्या करेगा, एटीपी बनाएगा, और उस एटीपी को डार्क रिएक्शन में दे देगा। डार्क रिएक्शन क्या करेगा, डार्क रिएक्शन चलेगा स्ट्रोमा के अंदर, और स्ट्रोमा के अंदर चलने वाली डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को दोनों को ऐड कर दिया जाता है, और उस एटीपी को यूज कर लिया जाएगा। इससे क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, और साथ साथ ऑक्सीजन मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें, ये जो ऑक्सीजन मिलेगा ये हमें नेट प्रॉफिट मिलता है। हालांकि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन का लाइट रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि लाइट रिएक्शन क्या होता है, लाइट रिएक्शन में वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है,
वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या होगा, टूटेगा किसमें, H+ में और O2, मतलब एक प्रोटॉन मिलेगा। H+ अपने आप में प्रोटॉन ही तो है भाई, जब भी कोई कैटायन होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं, और जब हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज की तो बचा क्या उसके पास, प्रोटॉन बचा। दैट्स व्हाई H+ को हमने प्रोटॉन कहा। प्रोटॉन और ऑक्सीजन इसके अंदर मिलता है, ठीक है। ये ऑक्सीजन दिन के समय बाहर निकल जाता है और ये H+ ATP का सिंथेसिस कराने लगता है बाय द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। सो एनर्जी बन के डार्क रिएक्शन ये बात जाती है, और डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाता है। आप जानते हैं सभी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यदि मैं हाइड्रोजन को ऐड कर दूं तो इस प्रोसेस को आप ऑक्सीडेशन कहेंगे या रिडक्शन, ये आप सबको पता है। केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ चुके हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो यहां पर भी क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन को ऐड करके हमने कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया और इससे क्या बना लिया, C6H12O6। क्या बना लिया हमने, ग्लूकोज बना लिया, C6H12O6 ग्लूकोज बना लिया, ठीक है। सो हमने समझा कि फोटोसिंथेसिस दो स्टेप्स में होगी, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड में, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा। ये डार्क रिएक्शन की दो, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा, लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड, ये दोनों चीजें क्लोरोप्लास्ट का ही पार्ट है। क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड में लाइट रिएक्शन, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन। ये दोनों प्रोसेस होती हैं जहां पर लाइट रिएक्शन के ऊपर ही डिपेंड करती है डार्क रिएक्शन। मैंने अभी आपको क्या बताया बेटा, लाइट रिएक्शन में से क्या बन के जाएगा, लाइट रिएक्शन में से बन के जाएगा क्या, H+ और कुछ ATP। यही H+ बेटा डार्क रिएक्शन में यूज होगा। डार्क रिएक्शन में जो ये प्रक्रिया हो रही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस प्रोटॉन, तो ये डार्क रिएक्शन में होगा। तो एक्चुअल में लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन ये आपस में कनेक्टेड है इस तरीके से कि डार्क रिएक्शन को होने के लिए लाइट रिएक्शन होनी जरूरी है। तो यदि मैं आपसे बोल दूं कि लाइट रिएक्शन के लिए लाइट की जरूरत और लाइट ना हो तो क्या डार्क रिएक्शन होगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि लाइट रिएक्शन में बनने वाला H+ ही तो डार्क रिएक्शन में यूज होगा, और यदि H+ नहीं है तो डार्क रिएक्शन किस बात की, बिल्कुल नहीं होगी डार्क रिएक्शन में, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब आपके लिए लास्ट में एक सवाल है। सवाल ये है कि क्यों प्लांट दिन के समय ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं, लेकिन रात के समय उल्टा करने लगते हैं। इसका आंसर मैं बता चुका हूं। आपको लेक्चर को रिवाइंड करके देखना है, हो सकता है शायद आपको ज्यादा स्पीड में देखना पड़ जाए, लेकिन लेक्चर को रिवाइंड करके आपको देखना है कि कहां मैंने ऐसा आपको क्लू दिया है जहां पे आपको पता चल जाए कि दिन के समय में और रात के समय में गैसियस एक्सचेंज अपोजिट है, ठीक है। तो लेक्चर को ध्यान से समझेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तभी आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। लेक्चर कैसा लगा आप सभी को ये कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का जो हमारा लिंक है, इस टेलीग्राम लिंक के जरिए क्या करें, हमारे चैनल को ज्वाइन करें। चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको प्रॉफिट जो मैंने आपको शुरुआत में बताया वही प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। फ्री नोट्स मिलने वाले हैं PDF के फॉर्म में आप सभी को, जिसके अंदर जो भी एनोटेशन हमने ऐड किया है, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैनुअली ऐड करी है, वो सभी आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो यदि आपको चैनल का ये कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका ही भला हो, ठीक है। क्योंकि विद्या का जो है धन है ये बांटने से आपके पास और ज्यादा बढ़ करके मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे एटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को और ज्यादा डिटेल में। टिल देन थैंक यू।